हेलो स्टूडेंट्स, आज हमको एक्सरसाइज 2 में जो रिमेनिंग सम्स है वो हमको फिनिश करने हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2 में अप्रोक्सीमेटली 4 सम किए थे। उसके अलावा जो बाकी सम्स है वो आज हमको फिनिश करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 2 में सम नंबर 3। एक्सरसाइज 2 सम नंबर 3, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू x² plus 2x plus 1 अपॉन x² minus 8x plus 12। ये जो हमारा फंक्शन है उसमें डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो x² minus 8x plus 12 है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये टर्म 0 नहीं होना चाहिए। तो उसको फैक्टराइज करते हैं, x minus 2 इंटू x minus 6 0 नहीं होना चाहिए। तो x minus 2 is not equal to 0 and x minus 6 is not equal to 0। तो x is not equal to 2 and x is not equal to 6। तो x की जो वैल्यू है वो 2 and 6 नहीं होनी चाहिए। तो x बिलोंग्स टू r minus 2, 6। ये दो वैल्यू x की हमको नहीं लेनी है, एक 2 नहीं लेना है, एक 6 नहीं लेना है। तो x बिलोंग्स टू r minus 2, 6, 2 और 6 नहीं लेना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, काफी आसान। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा लिखा है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू मॉड्यूलस x minus 1। f(x) इक्वल टू मॉड्यूलस x minus 1। अभी मोड के अंदर जो टर्म है f(x) इक्वल टू मॉड्यूलस x minus 1, मोड के अंदर जो टर्म है x, वो x तो हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू के लिए मोड लेना पॉसिबल। तो डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू r, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। अभी अगर हम f(x) इक्वल टू y कंपेयर करते हैं तो y हो जाएगा मॉड्यूलस x minus 1, y हो जाएगा मॉड्यूलस x minus 1। तो ये जो टर्म है मॉड्यूलस x minus 1, अब सबको पता है कि मोड का आंसर जो भी आएगा वो आंसर ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा। तो मोड का आंसर आएगा ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो हमारा जो रेंज है वो रेंज हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट। ये मोड का आंसर 0 से चालू होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, रेंज हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट। उन्होंने एक बार समझा देता हूँ। सर f(x) इक्वल टू मोड x minus 1 फंक्शन है। अभी हमें पता है कि डोमेन जो है वो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x होता है। तो x हम कोई भी ले सकते हैं बिलोंग्स टू r, हमें तो सिर्फ उसका मोड फाइंड करना है। तो डोमेन बनेगा x बिलोंग्स टू r। अभी रेंज मतलब आंसर्स, जो f(x) का आंसर आता है हम उसे y कहते हैं। तो y जो है मोड x minus 1। अभी आंसर, मोड का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, या तो एटलीस्ट 0 आ सकता है। तो y जो है मोड x minus 1, उसका आंसर ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा। सो रेंज विल बी 0 टू इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 2 में फोर्थ सम। एक्सरसाइज 2 में जो फोर्थ सम है उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू अंडर रूट x minus 1। f(x) इक्वल टू अंडर रूट x minus 1। यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है इट इज रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन का मतलब है जो डोमेन जो होगा
वो आर का सबसेट होगा, डोमेन जो होगा वो आर का सबसेट होगा। अब एफ एक्स की फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स माइनस वन, अंडर रूट एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जो वैल्यू पॉजिटिव है उसी का रूट निकलेगा, एक्स माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो, एक्स ग्रेटर इक्वल टू एक्स ग्रेटर और इक्वल टू वन, एक्स बिलोंग्स टू वन टू इनफाइनाइट, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू वन, एक्स बिलोंग्स टू वन टू इनफाइनाइट, तो ये हमारा डोमेन हो गया, डोमेन हो गया वन टू इनफाइनाइट। अब हम बात करते हैं रेंज की। अभी हमको पता है कि रूट के अंदर जो भी टर्म होता है, वो रूट के अंदर जो भी टर्म है उसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। ये एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन, एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई जो है वो हमारा रेंज है, वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन, वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन, उसका आंसर जो भी होगा वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा। वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन, उसका आंसर जो भी होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा, तो वाई बिलोंग्स टू जीरो टू इनफाइनाइट, वाई बिलोंग्स टू जीरो टू इनफाइनाइट, तो रेंज हो जाएगा जीरो टू इनफाइनाइट। तो हमारा रेंज इसमें हो गया जीरो टू इनफाइनाइट। आगे बढ़ते हैं और एक सम देखते हैं, एक्सरसाइज 2 में 6 सम, एक्सरसाइज 2 में 6 सम, सिक्स सम में ऐसा लिखा हुआ है f इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर। अभी इसमें हमको रेंज फाइंड करना है, ये सब में हमको रेंज फाइंड करना है। तो एफ एक्स का फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स, ये एफ एक्स का फॉर्मूला है। तो इसको हम एफ एक्स को वाई से कंपेयर करते हैं, एफ एक्स को वाई से हम इसको कंपेयर करते हैं, तो वाई हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमें इसका रेंज फाइंड करना है, मतलब वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई हमारा रेंज है तो वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर उसकी वैल्यू हमेशा जीरो से ग्रेटर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस वन से कम है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो है उससे ग्रेटर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो है उससे ग्रेटर है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वन से कम है। अब तीनों को एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड किया, इसको तीनों को एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड किया, तीनों टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड किया। अब ये जो टर्म है, ये टर्म जो है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, उसको हमने वाई सपोज किया है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन उसको हमने वाई सपोज किया है, वाई बिलोंग्स टू जीरो टू वन, वाई बिलोंग्स टू जीरो टू वन, वाई की वैल्यू जीरो है उससे, वाई की वैल्यू जीरो है उससे ग्रेटर है लेकिन वन से कम, तो वाई बिलोंग्स टू जीरो टू वन, तो हमारा जो रेंज है ये हो जाएगा जीरो से लेकर वन तक। अभी नेक्स्ट सम देखते हैं, एक्सरसाइज 2 में सम नंबर 11, सम रीड करो तो नवनीत। Let f be the subject of z cross z defined by f equal to ordered pair ab comma a plus b where a comma b belongs to z. Is f a function of from z to z? Justify your answer. हमारा फॉर्मूला है एफ ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, ये क्वेश्चन में फॉर्मूला गिवन है।
एफ ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन। अभी हम ए और बी के प्लेस पे कोई नंबर सपोज करते हैं। पहले हम एक कंपोजिट नंबर लेते हैं, जैसे कि 12। अगर मैं 12 को 4 इंटू 3 लिखता हूँ, 4 इंटू 3, ए हमारा 4 हो जाएगा, बी हमारा 3 हो जाएगा, और राइट साइड आंसर आएगा 7। बाद में वापस वही नंबर लेते हैं और उसको 2 इंटू 6 लिखते हैं, तो ए हमारा 2 हो गया, बी हमारा 6 हो गया, तो 2 प्लस 6, तो उसका आंसर हो जाएगा 8। उसका मतलब ये है कि 12 का आंसर 7 भी आएगा और 12 का आंसर 8 भी आएगा। तो 12 का आंसर 7 एंड 8 दोनों आएगा। 12 जो है उसका आंसर 7 भी आएगा एंड 12 का आंसर 8 भी आएगा। तो 12 हैज 2 distinct answer, so it is not a function. 12 has 2 distinct values, so it is not a function. It is not a function. एक मिनट पॉज करो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 2 में सम नंबर 9 सम में रीड करो तो नवनीत। Let R be a relation from n to n defined by R equal to a comma b, where a comma b belongs to n and a equal to b square. Are the following true? AB, where AB belongs to n and a equal to b square. A equal to b square. तो अगर a equal to b square है, a equal to b square है, उसका मतलब ये हो जाएगा कि रूट a equal to b। तो हमारा जो पैर है, ये जो a कॉमा b है, उसके बदले b जो है हमारा रूट a है, यहाँ पर हो जाएगा a और रूट a। अब क्वेश्चन में ऐसा लिखा है a और b दोनों नंबर बिलोंग्स टू n है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो a और b दोनों नंबर जो है वो बिलोंग्स टू n है। तो ऑर्डर करके दोनों नंबर हमको n में से लेने हैं। तो अभी हमने यहाँ पर a1 लिया, तो बाजू में आएगा √1, तो 1 हो जाएगा। अगर a हमने 2 लिया, बाजू में √2 आएगा, और ये पैर हम नहीं ले सकते क्योंकि √2 जो है वो n में नहीं है। उसके बाद आएगा 3, √3, ये भी नहीं ले सकते क्योंकि √3 n में नहीं। नेक्स्ट पैर आएगा 4, 2, उसके बाद आएगा उसके डायरेक्टली बाद आएगा 9, 3, 16, 4, ये सब पैर्स आएंगे। तो R जो है उसके पैर्स हो जाएंगे 1, 1, बाद में 4, 2, बाद में 9, 3, बाद में 16, 4, ये सब पैर्स R में आएंगे। ये जो पैर्स है उसमें जो फर्स्ट नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है और जो सेकंड नंबर है वो उसका स्क्वायर रूट है। फर्स्ट नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है और जो सेकंड नंबर है उसका स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पर हमको 3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और ट्रू या फॉल्स हमको डिसाइड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए बिलोंग्स टू एन, ये फॉल्स है क्योंकि 3, 3 बिलोंग्स टू एन नहीं, 5, 5 बिलोंग्स टू एन नहीं, तो ये फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा पूछा हुआ है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ऐसा पूछा हुआ है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर हम कोई एक पैर लेते हैं ए बी, वो अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो उसका जो रिवर्स पैर है वो उसमें प्रेजेंट है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ। और हम देख सकते हैं कि 16, 4 इसमें प्रेजेंट है, बट 4, 16 जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर हम लेते 9, 3 जो है वो 9, 3 इसमें प्रेजेंट है, बट जो उसका रिवर्स पैर है 3, 9 वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। ये भी हमारा फॉल्स हो गया। अभी हम थर्ड देखते हैं, 9 का थर्ड।
9 का थर्ड जो है उसमें ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ये क्वेश्चन में गिवन है। एंड ए सी बिलोंग्स टू आर, ये ऑब्टेन होता है कि नहीं वो हमको चेक करना है। तो हमने ए लिया 16, तो 16 लेंगे तो बाजू में उसका रूट आएगा 4। बाद में हमने 4 2 लिया। क्वेश्चन में मेंशन है ये दो नंबर सेम रखना है, क्वेश्चन में मेंशन ये दो नंबर सेम रखने हैं। तो अगर हम 16 4 लेते हैं और बाजू में यहाँ 4 2 लेते हैं, उसके बाद जो कॉमन नंबर है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो अगर कॉमन नंबर 4 अगर हम हटा देते हैं तो 16 2, तो 16 2 जो है वो आर में प्रेजेंट नहीं है। देयरफॉर ये जो 9 का थर्ड है वो फॉल्स, 9 का थर्ड जो है वो फॉल्स। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 2 में कौन सा सम बाकी है नवनीत? अब सर इसमें टिक नहीं किया है, लेकिन एक तो 7th बाकी है, एक फर्स्ट बाकी। फर्स्ट 7th एंड 10th हमने कर दिया। ओके ओके, फर्स्ट सम देखो, रीड करो तुम। The relation f defined by fx equal to x square when 0 less or equal to x less or equal to 3 and 3x when 3 less or equal to x less or equal to 10 and gx is equal to x square and 3x सेम है फंक्शन, पर रेंज अलग दी है, 0 less or equal to x less or equal to 2 and 2 less or equal to x less or equal to 10. अभी नवनीत यहाँ पर ये 0 to 3 है और ये 3 to 10 है, तो दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है? कॉमन नंबर कौन सा है? 3. तो पहले f3 लेते हैं, f3, और ये फॉर्मूला ट्राई करते हैं तो आंसर आएगा 9 बराबर। और बाद में 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इसमें ट्राई करते हैं, f3 का आंसर उसमें भी 9 आएगा। तो 3 का आंसर दोनों साइड 9 आएगा, पहले में भी 3 का आंसर 9 आएगा और दूसरे में भी 3 का आंसर 9 आएगा। तो 3 9 यूनिक पैर हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो 0 to 2 और 2 to 10, उसमें कॉमन नंबर कौन सा है? 2. तो अगर हम 2 लेते हैं, 2 लेते हैं तो यहाँ पर ट्राई कर दे तो 2 स्क्वायर, तो उसका आंसर 4 आएगा। और 2 यहाँ पर ट्राई करते हैं तो उसका आंसर आएगा 6। तो 2 का आंसर 4 आएगा, 2 का आंसर 6 आएगा। तो 2 4 and 2 6, तो pairs are not unique, so 2 has two distinct answers. 2 has two distinct answers. 2 has two distinct answers, so it is not a function. So g is not a function, g is not a function. तो g जो है वो इसमें फंक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 2 में सम नंबर 7। सर 6th हो गया, 6th? हाँ, ओके 7 सम में एफ जी फ्रॉम आर टू आर एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, एफ फ्रॉम आर टू आर, जी फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। ये क्वेश्चन में गिवन है, हमको f प्लस जी, f माइनस जी, f अपन जी फाइंड करना है। तो f प्लस जी हमको फाइंड करना है, f प्लस जी।
तो f प्लस जी, तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, एक्स प्लस वन प्लस 2x माइनस थ्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 3x माइनस टू। इसका आंसर आ जाएगा 3x माइनस टू। बाद में ट्राई करते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एक्स प्लस वन माइनस 2x माइनस थ्री, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस फोर। ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस फोर। पहले हमने एफ एक्स और जी एक्स का एडिशन किया, बाद में हमने एफ एक्स और जी एक्स का सब्ट्रैक्शन किया। अभी हमको पूछा हुआ है एफ और जी का डिवीजन, तो ये होगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो 3x माइनस टू, सॉरी एफ एक्स हमारा x प्लस वन है, तो x प्लस वन अपॉन 2x माइनस थ्री, ये हमारा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। डिनोमीटर में जो टर्म है, जो टर्म डिनोमीटर में है वो टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमीटर में 2x माइनस थ्री है, तो ये टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। ये जो नीचे 2x माइनस थ्री है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो 2x इज नॉट इक्वल टू थ्री, x इज नॉट इक्वल टू थ्री बाई, x इज नॉट इक्वल टू थ्री बाई टू। अभी f प्लस जी, उसका आंसर ये रहा। f का डोमेन आर है, g का भी डोमेन आर है, f प्लस जी का डोमेन भी आर हो। f का डोमेन आर है, g का डोमेन आर है, तो f माइनस जी का डोमेन भी आर हो। लेकिन f ओपन जी है, f ओपन जी, उसमें ये वैल्यू अलाउड नहीं है। ये जो वैल्यू है थ्री बाई टू, ये जो वैल्यू है थ्री बाई टू, वो वैल्यू अलाउड नहीं है। इसलिए r माइनस थ्री बाई टू, r माइनस थ्री बाई टू, कोड डोमेन सबका r, एरो के पीछे जो कोड डोमेन है वो सबका r है। खाली f ओपन जी में एक वैल्यू अलाउड नहीं है, थ्री बाई टू, इसलिए डोमेन हमने r माइनस थ्री बाई टू लिया। तो अच्छा नवनीत, हमने फोर्थ सम किया अभी कि बाकी है? फोर्थ सम, एक्सरसाइज टू का फोर्थ सम अभी किया? नहीं किया सर। ओके, एक्सरसाइज टू फोर्थ सम में फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन। अभी डोमेन के लिए बात करते हैं। रूट के अंदर जो टर्म है, रूट के अंदर जो टर्म है वो टर्म हमेशा ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एक्स माइनस वन ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एक्स ग्रेटर इक्वल टू वन, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू वन, तो उसका मतलब हुआ एक्स बिलोंग्स टू वन टू इनफाइनाइट, एक्स बिलोंग्स टू वन टू इनफाइनाइट। रूट के अंदर जो टर्म है वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो x हो गया ग्रेटर इक्वल टू वन, x बिलोंग्स टू वन टू इनफाइनाइट। अभी हम बात करते हैं रेंज की। तो एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं। अब हम जानते हैं कि रूट का जो आंसर होता है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू, रूट का जो आंसर होता है, रूट का जो आंसर होता है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होता है। तो रूट के रूट एक्स माइनस वन, उसका आंसर हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है। अंडर रूट एक्स माइनस वन, उसका आंसर आएगा ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो y हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, तो y बिलोंग्स टू जीरो टू इनफाइनाइट, y बिलोंग्स टू जीरो टू इनफाइनाइट। तो डोमेन आ गया और ये रेंज आ गया। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2 में हमने आज 1, 3, 4
5, 6, 7 और 9th सम किए और 11 सम भी किया, तो एक्सरसाइज 2 यहाँ पर फिनिश हुआ। अभी नवनीत लेक्चर स्टार्ट किया अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम हुआ? 25 मिनट्स। ओके, तो एक्सरसाइज 2 के पहले थोड़ा इलस्ट्रेशन है, वो भी हम देख लेते हैं। सर टाइप ऑफ फंक्शन, हाँ वो भी देखते हैं। एक्सरसाइज 2 के पहले एग्जाम्पल 21, तो ये जो एग्जाम्पल 21 है उसमें f(x) = x² + 3x + 5 अपॉन x² - 5x + 4। ऐसा एक हमने आज देखा, डोमेन हमको फाइंड करना है, तो डिनोमिनेटर इसमें 0 नहीं होना चाहिए, तो इसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो x - 1 × x - 4 0 नहीं होना चाहिए, तो x is not equal to 1 and x is not equal to 4, तो x 1 नहीं है and x 4 नहीं, तो x belongs to r - 1, 4, तो x जो है 1 and 4 नहीं है, तो x belongs to r - 1, 4। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 20। इलस्ट्रेशन 20 में 4 पेयर्स गिवन है और लीनियर फंक्शन दिया हुआ है और हमको वो लीनियर फंक्शन फाइंड करना है। पहला पेयर है 1, 1, उसका नेक्स्ट पेयर है 2, 3, उसका नेक्स्ट पेयर है 0, -1, उसका नेक्स्ट पेयर है -1, -3, ये 4 पेयर्स है। हमको ये जो लीनियर फंक्शन है वो फाइंड करना है। f(x) = mx + c। पहले हम ट्राई करते हैं 1, 1, 1, 1, तो f हमने 1 लिया, तो x के बदले 1 लेने का, x के बदले 1 लेना है, ये x उसके बदले 1, ये x उसके बदले 1, और इसका जो आंसर है वो भी हमारा 1 आएगा, तो ये m + c, उसका आंसर भी हमारा 1 आएगा। उसके बाद 2, 3, तो उसका मतलब ये 2 का आंसर 3 आएगा। ये जो x है, ये x है, उसको ले 2 लेना है, ये जो x है उसको ले 2 लेना है, तो ये आएगा 2m + c, और ये 2m + c है, उसका आंसर 3 आना चाहिए, तो 2m + c का आंसर 3 आना चाहिए, तो ये आ गया हमारा m + c का आंसर 1 एंड 2m + c का आंसर 3। m + c 1, 2m + c = 3। इसका सिंपल एलिमिनेशन करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन क्या है इसका, तो -m = -2, तो m इसका 2 हो गया, m = 2 इसमें डाल देते हैं, तो 2 + c = 1, c = -1, तो c = इसमें -1 आ गया। बाद में ये m और ये c, तो ये हमारा जो f(x) था उसमें ये जो mx + c है उसमें m हमारा 2 है और c हमारा -1, ये हो जाएगा 2x - 1, m हमारा 2 है, c हमारा -1 है, तो ये हो जाएगा 2x - 1। अभी हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 19। नाइनटीन्थ इलस्ट्रेशन रीड करो तो नवनीत। पेज नंबर 45। Let R be a relation from Q to Q defined by R equal to a comma b, where a comma b belongs to Q and a minus b belongs to Z. Show that these three pairs belongs to R.
अभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है ए बी बिलोंग्स टू क्यू, और साथ में ऐसा भी दिया हुआ है ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। अभी इसका मतलब ये है कि हमको दो नंबर लेने हैं ए और बी। ए बी बिलोंग्स टू क्यू और ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। तो हमको दो नंबर लेने हैं, एक नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी, और दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो दोनों का सब्ट्रैक्शन जेड में आना चाहिए। दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो जेड में आना चाहिए। आपको समझाने के लिए मैं थोड़ी पैरास लिखता हूँ, जैसे 8.3 ये पैर वैलिड है क्योंकि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 आएगा जो जेड में प्रेजेंट है। फिर ये एक पैर लेते हैं हम 17.2 5.2, इसका सब्ट्रैक्शन आएगा 12, तो वो भी वैलिड पैर है। उसका रिवर्स करते हैं 5.2 17.2, तो इसका सब्ट्रैक्शन आएगा -12, वो भी आर में प्रेजेंट है। 8.3 आर में प्रेजेंट है। बाद में अगर इक्वल नंबर लेते हैं तो पैर आर में प्रेजेंट है। बाद में अगर हम रिवर्स करते हैं तो भी अगर फर्स्ट पैर प्रेजेंट है उसका रिवर्स पैर भी आर में प्रेजेंट है। उसके बाद में देखते हैं 13.2 ये वैलिड पैर है क्योंकि इसका सब्ट्रैक्शन 11। 2.19 ये भी वैलिड पैर है क्योंकि इसका सब्ट्रैक्शन -17 है जो जेड में है। उसमें जो कॉमन नंबर है उसको हटा देते हैं तो पैर बनेगा 13.19, ये भी वैलिड पैर है क्योंकि इनका सब्ट्रैक्शन -6, तो ये भी वैलिड पैर। तो अगर इसके हिसाब से देखते हैं तो जो तीनों सेंटेंस है क्वेश्चन 19 में जो तीनों सेंटेंस है वो तीनों सेंटेंस ट्रू है क्योंकि इक्वल नंबर है तो भी आर में प्रेजेंट है। ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर। बाद में ए बी बिलोंग्स टू आर, इसके बदले ए लिया, इसके बदले बी लिया, ए बी बिलोंग्स टू आर, उसका रिवर्स करते हैं तो बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ए और बी 17.2 5.2 उसका रिवर्स लिया, बी ए बिलोंग्स टू आर, तो पहला वाला भी ट्रू है, दूसरा भी ट्रू। फिर यहाँ पर देखते हैं तो ए बी सी कॉमन नंबर हटा देते हैं तो पैर बनेगा ए सी बिलोंग्स टू आर, तो ये भी हमारा ट्रू है। तो ये था इलस्ट्रेशन 19। अब इलस्ट्रेशन 19 करने के बाद अभी हम थोड़े फंक्शंस देखते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। आप टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 41 पे आइए तो वहां पर थोड़े फंक्शंस आपको मिलेंगे। एक मिनट पॉज करो। अभी हम यहाँ पर थोड़े फंक्शंस देखेंगे जिसमें एक फंक्शन है पेज नंबर 41 टेक्स्ट बुक पे, सिग्नम फंक्शन। ये जो सिग्नम फंक्शन है वो सिग्नम फंक्शन, उसमें 3 अलग अलग फॉर्मूला है। पहले आपको एफ का आंसर 1 लेना है अगर x पॉजिटिव है। बाद में एफ का आंसर 0 लेना है अगर x 0 है, और बाद में एफ का आंसर -1 लेना है अगर x नेगेटिव है। ये जो हमने 3 वैल्यूज लिखी उसका मैं आपको सिंपल मतलब समझाता हूँ कि अगर आपको, जैसे आपने 23 लिया तो 23 पॉजिटिव है, 23 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर के लिए आपको 1 आंसर लिखना है। बाद में अगर आपने लिया -72, ये -72 है वो नेगेटिव है, उसका आंसर -1। बाद में आपने लिया 0, तो 0 के लिए आंसर 0 है। आपने लिया 37 तो वो पॉजिटिव है तो उसका आंसर आपको 1 लेना है। आपने लिया -39 तो वो नेगेटिव है तो उसका आंसर आपको -1 लेना है।
बाद में आपने जीरो लिया तो जीरो तो आपको मैंने समझा दिया कि जीरो के लिए तो आपको जीरो लेना है। इन शॉर्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपको 1 आंसर लेना है, नेगेटिव वैल्यू के लिए आपको -1 आंसर लेना है और जीरो के लिए आपको जीरो लेना है। ये था हमारा सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 42 पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ऐसा फॉर्मूला है, एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, बॉक्स के अंदर एक्स लिखा है, इसको बोलते हैं बॉक्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका आंसर समझाने के लिए हम नंबर लाइन का यूज करते हैं। अभी हम 3 और 4 के बीच में से 3 और 4 के बीच में से कोई नंबर लेते हैं, जैसे कि 3.7। नवनीत 2 और 3 के बीच में से एक नंबर बोलो तो। यस सर। 2 और 3 के बीच में से एक नंबर बोलो। 2.5। 1 और 2 के बीच में से एक नंबर बोलो। 1.99। नवनीत 0 और 1 के बीच में से एक नंबर बोलो। 0.3। 0.3। अभी ये जो सब नंबर्स है उसका हमें बॉक्स निकालना है, तो बहुत ही आसान है। जैसे बॉक्स 3.7 है, तो आपको ये 3.7 है उसके लेफ्ट साइड का नंबर लिखने का, तो आंसर इसका 3 लिखने का। 2.5 है तो उसके लेफ्ट साइड 2, तो उसका आंसर 2 लिखने का। 1.99 उसके लेफ्ट साइड 1, तो उसका आंसर 1 लिखने का। 0.3 उसके लेफ्ट साइड 0, तो उसका आंसर 0 लिखने का। जो भी नंबर है उसके लेफ्ट साइड से हमको आंसर लिखना है। तो हमें जो भी नंबर है उसकी लेफ्ट साइड से आंसर लिखना है। जैसे हमने -1 और 0 के बीच में से एक नंबर लिया -0.5, तो -0.5 उसकी लेफ्ट साइड आएगा -1। नवनीत -1 और -2 के बीच में से नंबर बोलो तो। -1.6। तो उसकी लेफ्ट साइड क्या आएगा? -2। फिर -2 और -3 के बीच में से एक नंबर बोलो। -2.7। तो -2.7 उसकी लेफ्ट साइड क्या आएगा? -3। और ये -3 और -4 उसके बीच में से एक नंबर बोलो। -3.1 तो उसकी लेफ्ट साइड आएगा -4। तो हमको जो भी नंबर है उसके लेफ्ट साइड से आंसर बोलना है। अगर नंबर खुद इंटीजर है, तो बॉक्स का आंसर वही आएगा। अगर नंबर खुद इंटीजर है तो बॉक्स का आंसर वही आएगा। जैसे बॉक्स 0 तो 0 आएगा, बॉक्स 2 तो उसका आंसर 2 आएगा, बॉक्स 11 उसका आंसर 11 आएगा। तो यहाँ पर जो भी बॉक्स है उसका आंसर 0 to 11 ये सब इंटीजर नंबर है। 0 to 11 ये सब इंटीजर नंबर है, तो उसका बॉक्स का आंसर खुद इंटीजर ही आएगा। तो बॉक्स -3 लेंगे तो उसका आंसर -3 आएगा। अगर नंबर इंटीजर है तो आंसर वही आएगा, और अगर नंबर पॉइंट में है तो उसके लेफ्ट साइड जाने का और वो आंसर आपको लिखने का। बॉक्स √3 तो 1.73 तो उसके लेफ्ट साइड आएगा 1, तो बॉक्स का आंसर 1 आएगा। आगे बढ़ते हैं और एक और फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन।
पहले जो हमने देखा वो था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब हम देखने वाले हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसमें नंबर की लेफ्ट साइड जो इंटीजर होता है वो हम आंसर में लिखते हैं, जैसे 4.85 तो 4 यहाँ पे है, पाई यहाँ पर है, 4.85 यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। अब 4.85 की लेफ्ट साइड पे 4, 3, 2, 1, 0, ये सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर है 4, इसलिए इसका आंसर 4 आया था, इसीलिए उसका नाम था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम जो देखने वाले हैं वो है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये जो भी नंबर है उसकी राइट साइड वाला डिजिट आपको आंसर में लिखना है। जैसे 4.85 है, उसकी राइट साइड, तो उसकी राइट साइड आएगा 5। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन उसका नोटेशन ऐसा है, उसमें नंबर की राइट साइड का आंसर लिखना है, जैसे 2.13 तो 2.13 तो 2.13 की राइट साइड आएगा 3, जैसे कि -1.7। तो अगर हम -1.7 देखेंगे नंबर लाइन पे तो -1 यहाँ पर आएगा, -2 यहाँ पर आएगा और -1.7 यहाँ पर आएगा, -1.7 यहाँ पर आएगा। तो -1.7 उसकी राइट साइड पे -1 आएगा, -1.7 की राइट साइड में -1 आएगा। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको जो भी नंबर है उसकी राइट साइड से आंसर लिखना है। अगर नंबर खुद इंटीजर है तो उसका आंसर सेम ही आएगा। 13 है तो इसका आंसर 13 आएगा। तो अगर नंबर खुद इंटीजर है तो वही आंसर आएगा, और अगर नंबर पॉइंट में है तो नंबर की राइट साइड का आंसर आपको आंसर में लिखना है। ध्वनित क्लियर है इतना? यस ओके, हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया, टाइम कितना हुआ? सर 45 अराउंड हुए। 45 मिनट्स जितना हुआ। अभी ये चैप्टर में तुम्हारे हिसाब से क्या बाकी है? सर हो गया है कंप्लीट ऑलमोस्ट। तो हाँ, ऑलमोस्ट सब हमने कवर कर लिया है। तो अभी स्टूडेंट्स को होमवर्क में एक्सरसाइज 2 पूरा करना है और इलस्ट्रेशन सारे करना है। होमवर्क में एक्सरसाइज 2 पूरा करना है और इलस्ट्रेशंस सारे करने हैं 1 से लेकर 22 तक। तो नवनीत ये जब ये लेक्चर अपलोड करो ना तो साथ साथ एक्सरसाइज 2 का पेपर भी अपलोड कर देना। ओके ठीक है ना? अभी फंक्शंस में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, वो सब कुछ आज कवर किया। एक्सरसाइज 2 के जो थोड़े सम बाकी थे वो कवर किए और थोड़े टफ इलस्ट्रेशन देखे। नेक्स्ट टाइम हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, स्टॉप रिकॉर्डिंग।